स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सम केसेस वी फाइंड दैट द actual electronic configuration of some element is slightly different from the expected electronic configuration। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्लाइटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे देखोगे यहाँ पहले आता है क्रोमियम के केस। क्रोमियम का देखेंगे, क्रोमियम का कितना 24, तो इसको लिखेंगे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4 4s2। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 और 4 22 और 2 24। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या करते हैं 3d4 के बजाय ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप अगर इसको 3d5 कर दो, ये 4s1 हो जाएगा, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। हाफ फील्ड की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, ये मोर सिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। इसके चलते इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज कर जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 कर दें और 4s1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट कन्फिग्रेशन हो जाएगा। दूसरा केस आता है कॉपर का। कॉपर का 29 लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। 2 6 2 और 4 4 6 10 2 12 6 18 9 कितना होगा 27 to 29। ये रॉन्ग कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ये रॉन्ग। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 कर दें, तो ये राइट कन्फिग्रेशन हो जाएगा। आप इसको सेल वाइज अरेंज कर दे सकते हैं। कुछ और जगह पे सम एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन आता है जिसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अदर एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन। अदर एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन में आप लिखोगे अदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसे लिख दिया। पहला इसमें क्रोमियम और कॉपर के बाद नियोबियम लिखिए Nb, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 41। तो इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो किस तरह से, यहाँ क्रिप्टन कर दो, 36 तक का मामला खत्म। 4d4 5s1 कर दो। नेक्स्ट आ जाइए मॉलिब्डेनम 42, यहाँ हो जाएगा इसका 4d5 क्रिप्टन के बाद 4d5 5s1। मॉलिब्डेनम के बाद रूथेनियम 44 क्रिप्टन कर दीजिए। इसके बाद आ गया 4d7 5s1। रूथेनियम के बाद आ गया रोडियम। रोडियम रोडियम का एटॉमिक नंबर 45 क्रिप्टन 4d10 5s0। इसके बाद सिल्वर लिख दीजिए, सिल्वर 47 क्रिप्टन 4d10 5s1। अब ये रीजन क्या है इसके पीछे, तो इसके पीछे दो रीजन हैं। एक तो क्या है फुलफिल्ड ऑर्बिटल और मोर सिमेट्रिकल, और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। इन दोनों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली filled and half filled orbital are more stable. Half filled orbitals are more stable due to
टू रीजन। पहला क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in fulfilled or half filled orbital, half filled orbital। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के चलते क्या होगा, एनर्जी उनकी बराबर होगी, और बराबर एनर्जी होगी, ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल में एनर्जी बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन तो सबका अलग अलग है, तो उसके चलते भी शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, मिनिमम लगेगा, और जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड हेंस द स्टेबिलिटी विल बी मोर। क्लियर है बात कि सिमेट्रिकल, एनीथिंग इफ इट इज सिमेट्रिकल इट लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्रिकल होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के चलते यहाँ क्या है, मान लो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होंगे, तो हाफ फिल्ड होंगे तो इनका क्या होगा, या फुल फिल्ड होगा, तो यहाँ क्या होगा, इनकी जो सिमेट्री होगी वो बराबर होगी, सबकी एनर्जी तो बराबर होगी, और एनर्जी बराबर होने के चलते एनर्जी बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। डायरेक्शन जब अलग अलग होगा तो शिल्डिंग इफेक्ट उसमें क्या होगा, मिनिमम लगेगा। जब शिल्डिंग इफेक्ट उस पर मिनिमम लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड हेंस स्टेबिलिटी विल बी मोर। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एक्सचेंज एनर्जी का, एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी को मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है। एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ये क्या है भाई, एक्सचेंज एनर्जी क्या चीज़ होता है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्या है एक्सचेंज एनर्जी, दरअसल है क्या एक्सचेंज एनर्जी। एनसीईआरटी में भी इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन इसको आप समझेंगे क्या है एक्सचेंज एनर्जी। द स्टेबिलिटी इफेक्ट arises ड्यू टू द when more electrons are exchanged with each other। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट arises, द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट arises whenever two electrons with same spin are present in degenerated orbitals in a subcell। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट arises whenever two or more than two electrons or more than two electrons with same spin are present in degenerated orbitals in a subcell। तो सबसेल में मान लो कि d ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो d ऑर्बिटल में अगर हम क्या करते हैं, 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल dx y dy z dx z dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, सब में अगर मान लो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल नेचर तो इसका हुआ ही हुआ। इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंजेबल प्लेस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 एक्सचेंजेबल प्लेस बाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 एक्सचेंजेबल प्लेस। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, इसके लिए हो गया कितना, 3 ठो एक्सचेंजेबल प्लेस, 3 एक्सचेंजेबल प्लेसेस बाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरह से मान लो 1 2 3 4 5, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंजेबल प्लेस बाई थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसके लिए कितना हो जाएगा,
एक एक्सचेंजेबल प्लेस, 1 एक्सचेंजेबल प्लेसेस बाई फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 तो एक्सचेंजेबल प्लेसेस होगा। जितना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, शिफ्ट होगा, तो ड्यूरिंग देयर एक्सचेंज दे रिलीज इट्स एनर्जी, ड्यूरिंग देयर एक्सचेंज दे रिलीज इट्स एनर्जी विच इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। तो जितना ज़्यादा अवेलेबल स्पेस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक स्थान से दूसरे जगह जा सकता है, और वहाँ क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो इसके लिए कितना 10 एक्सचेंजेबल प्लेस हो गए। अगर D5 ऑर्बिटल है तो D5 के लिए 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 10 एक्सचेंजेबल प्लेसेस हो गया। अब अगर मान लीजिए कि अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता तो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू, एक्सचेंजेबल प्लेस क्या होता है, कम होता है, जिसके चलते उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। सो दे आर 2 रीजन्स, एक हो गया इसका कि सिमेट्रिकल नेचर, और दूसरा हो गया एक्सचेंज एनर्जी। थैंकिंग यू ऑल।